डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। आपको पेपर पढ़ाया जाएगा बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर 2। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का इतिहास, और आपकी यूनिट चल रही है पहली। पिछले वीडियोस में आपको बताया गया था कि किस तरह से राजस्थान में भी प्रागैतिहासिक युग का प्रारंभ हुआ। प्रागैतिहासिक युग के संदर्भ में राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के हमें उपकरण प्राप्त होते हैं। राजस्थान के यदि हम पूर्व पाषाण काल की बात करें तो राजस्थान में हमें भानगढ़, ढिगरिया और विराटनगर, जिसे पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र कहे जाते हैं, वहाँ पर हैंड एक्स संस्कृति दिखाई देती है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के किनारे जालौर जिले में हमें पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। भरतपुर के पास एक स्थान है जिसका नाम है दर, यहाँ से भी हमें पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनमें चित्रित शैलाश्रय महत्वपूर्ण है। चित्रित शैलाश्रय का मतलब है चट्टानों पर जहाँ की आदि मानव ने आश्रय लिया था, इसका तात्पर्य हो गया शैलाश्रय। चित्रित यानी उन पर चित्रकारी की गई है। ये चित्रकारी मानव की आकृति की है, व्याघ्र, बारहसिंगा, सूर्य आदि की भी आकृति है। आशा है अब आप लोगों को पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ हम द्वितीय चरण लेते हैं, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मध्य पाषाण युग का समय है 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अनेक स्थानों पर इसे 7,000 और 5,000 ईसा पूर्व भी कहा जाता है। यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में बागौर एक जगह है जहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण युग के संदर्भ में राजस्थान में दो संस्कृतियाँ प्रमुख मानी जाती हैं, बागौर संस्कृति और तिलवाड़ा संस्कृति। बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। कोठारी नदी के किनारे हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं और प्रोफेसर BN मिश्र ने इसका उत्खनन करवाया था। तिलवाड़ा बाड़मेर में है और तिलवाड़ा से भी हमें अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसा कि भारत के संदर्भ में आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि मध्य पाषाण कालीन सभ्यता को भारत के संदर्भ में माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। माइक्रोलिथिक एज कहने का कारण क्या था कि माइक्रोलिथिक एज सूक्ष्म, हल्के और कुशल उपकरण थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इन उपकरणों को किसी हड्डी या लकड़ी के डंडे में फंसाकर प्रयोग किया जाता था, कहीं कहीं स्वतंत्र भी प्रयोग किया जाता था। इन उपकरणों को बनाने के लिए जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडिनो जैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इस काल के प्रमुख उपकरण हैं स्क्रैपर, पॉइंटर, ट्रेपेज, ब्लेड, ट्रायंगल आदि। स्क्रैपर 3 से 10 सेंटीमीटर का एक लंबा आयताकार या गोल उपकरण होता है, जिसका एक या दोनों किनारे धारदार होते हैं और एक सिरा पकड़ने के काम आता है। पॉइंटर स्क्रैपर की ही तरह 3 से 10 सेंटीमीटर का होता है, त्रिभुजाकार होता है, जिसे नोक या अस्त्राग्र भी कहा जाता है। यह उपकरण तीर या भाले पर लगाने के काम आता था। चित्तौड़ की बेड़स नदी घाटी, लूनी और उसकी सहायक नदियों और विराटनगर, अलवर, यहाँ से हमें ये एक बड़ी संख्या में प्राप्त होता है। ब्लेड पत्थर को एक तरफ से या दोनों ही तरफ से इतना अधिक धारदार बनाया जाता था जिससे किसी भी चीज़ को काटने के काम प्रयोग किया जा सके, उसे ब्लेड कहते हैं। ट्रायंगल त्रिभुजाकार आकृति होती थी जिसे पॉइंटर की तरह प्रयोग किया जाता था। इस तरह इन उपकरणों का प्रयोग राजस्थान के मध्यकाल में किया गया। अब राजस्थान के मध्य पाषाण युग के स्थान कौन कौन से हैं जहाँ से हमें बड़ी संख्या में यहाँ मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राजस्थान के मध्य पाषाण युग को दो संस्कृतियों में विभाजित किया जाता है, बागौर संस्कृति और तिलवाड़ा संस्कृति।
तो बागौर और तिलवाड़ा के अलावा अलनिया, कोटा, यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें बहुत सारे शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कोटा के पास ये दर्रा, यहाँ से भी हमें अनेक साक्ष्य और चित्र प्राप्त होते हैं। सोहनपुरा, सीकर, जवासिया, उदयपुर और जवासिया और अरली के मध्य जो तालाब के किनारे हैं वहाँ से हमें 6000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त होते हैं। जवासिया और अरली के मध्य जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र के संदर्भ में ये बताया गया कि यहाँ नगरीकरण था, जबकि ये माना जाता है कि इस समय के जो लोग थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो वो जानते ही नहीं थे कि कैसे गाँव को बसाया जाए। लेकिन ये साक्ष्य प्राप्त होता है हमें नगरीकरण का। यहाँ के लोग पशुपालन में पारंगत थे। ये भी मैंने पहले आपको बताया कि बागौर में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये लोग कृषि से अनजान थे। सफ़ेद रंग के विशिष्ट पत्थरों से इन्होंने 2.5 से 5 सेंटीमीटर के औजार बनाए हैं। पूरी तरह शिकार पर निर्भर थे। बूढ़ा पुष्कर से हमें अनेक औजार प्राप्त होते हैं। बागौर से हमें 5 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं जो सुनियोजित दफनाए गए थे। अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। फूस की दीवार मिली है। मिट्टी की छोटी छोटी मिट्टी को दीवार के रूप में प्रयोग करके उससे झोपड़ी जैसे घर बनाने की कोशिश की गई है। बागौर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए उपयोगी छोटी छोटी वस्तुओं के उद्योगों का विकास हो चुका था। ये माना जाता है कि उन्होंने उन उद्योगों को डेवलप कर लिया था। अब आते हैं राजस्थान के मध्य पाषाण युग के मानव का जीवन कैसा था या इस काल की संस्कृति कैसी थी। हमें ये स्पष्ट पता है कि मध्य पाषाण काल में भी बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया था। अग्नि से वो लोग पहले ही परिचित हो चुके थे, लेकिन अग्नि के अन्य प्रयोग वो नहीं जानते थे। मानव इस काल में भी आकेटक और संग्राहक था। आखेट करने के लिए उसने तीर और भाले की नोकों की तरह औजारों का प्रयोग करना सीख लिया था। पशुपालन उसने करना शुरू किया तो हो सकता है कि संग्राहक की भूमिका से ऊपर उठकर वो पशुपालक की भूमिका में पहुंच चुका था। इसके अलावा मानव पर्वत कंदराओं में निवास करता था। बागौर से जो हमें 5 कंकाल प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतकों को दफनाने की विधि उसने सीख ली थी और इसीलिए अस्थिपंजर के सिर पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर थे। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि मानव में लोकोत्तर जीवन के विषय में किसी भावना का विकास हो चुका था। उसमें धार्मिक भावना का धीरे धीरे उदय हो रहा था। इस प्रकार करीब 10,000 ईसा पूर्व तक राजस्थान में भी मध्य पाषाण युग का समय रहा और कालांतर में नव पाषाण युग शुरू हुआ।